नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तनाव की। एक ऐसा शब्द जो हम सब शायद रोज ही इस्तेमाल करते हैं, महसूस भी करते हैं, पर क्या हम इसे वाकई समझते हैं? ये हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर क्या असर डालता है? क्यों होता है ये सब? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे काबू में किया जा सकता है? हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारियां हैं, कुछ रिसर्च भी है, और आज हम उन्हीं के जरिए इस विषय की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये पड़ताल। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि जब हम तनाव या स्ट्रेस कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक एहसास है या इससे कुछ ज्यादा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है शुरू करने के लिए। देखिए, तनाव सिर्फ एक बुरा एहसास नहीं है। अगर हम साइंटिफिक नजरिए से देखें तो तनाव असल में किसी भी तरह की चुनौती या दबाव या बदलाव, मतलब बाहरी या अंदरूनी, उसके प्रति हमारे शरीर और मन की एक स्वाभाविक, एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ऑटोमेटिक प्रक्रिया? हाँ, सोचिए, ये हमारे सिस्टम का एक तरह का अलर्ट मोड है। जब दिमाग को लगता है कि कोई सिचुएशन मुश्किल है या हमारी क्षमता से ज्यादा है, तो वो शरीर में कुछ बदलाव शुरू कर देता है। हार्मोन रिलीज होते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मांसपेशियां तन जाती हैं। ये सब हमें उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करने की कोशिश होती है। अच्छा, यानी ये शरीर का एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे वो क्या कहते हैं, फाइट और फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। शुरुआती दौर में, मतलब मानव विकास के लिए ये बहुत जरूरी था। किसी जंगली जानवर के हमले से बचना है या मुश्किल हालात से निकलना है, तो ये प्रतिक्रिया जान बचाती थी। प्रॉब्लम तब होती है जब ये अलर्ट मोड लगातार ऑन रहता है, वो भी उन स्थितियों में जहां असल में कोई जान का खतरा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियां हैं। हाँ, ये बात समझ आती है। जैसे परीक्षा का प्रेशर हो गया, ऑफिस में डेडलाइन का दबाव, घर की जिम्मेदारियों का बोझ, या फिर पैसों की चिंता, रिश्तों में अनबन। सही। ये सब शायद जंगली जानवर जितने खतरनाक तो नहीं है, पर शरीर शायद इन्हें भी एक खतरे की तरह ही लेता है और वो अलर्ट मोड चालू कर देता है। और जब ये लगातार चलता रहता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। इसी को हम तनाव कहते हैं, है ना? बिल्कुल, वही असंतुलन ही तनाव है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मतलब ज्यादा तनाव महसूस करते हैं और कुछ कम? क्या सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग होती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, अगर हम कारणों पर गौर करें? हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत भिन्नता तो होती ही है, पर कुछ आम कारण हैं जो ज्यादातर लोगों में तनाव की जड़ बनते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है जिसे हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग मतलब बहुत ज्यादा सोचना? हाँ, बहुत ज्यादा सोचना। जब हम किसी प्रॉब्लम या चिंता को मन में बार बार घुमाते रहते हैं, खासकर उसके नेगेटिव पहलुओं पर फोकस करते हैं, तो दिमाग उसे एक असली खतरे की तरह प्रोसेस करने लगता है और तनाव बढ़ता जाता है। इसी से जुड़ा है भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करना या फेल होने का डर। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, इस तरह के जो विकार हैं वो लगातार तनाव पैदा करते हैं। और एक दिलचस्प बात जो कुछ स्टडीज में सामने आई है, वो है परसीव्ड कंट्रोल। यानी हमें कितना महसूस होता है कि स्थिति हमारे नियंत्रण में है। अच्छा। हाँ, अगर हमें लगता है कि स्थिति हमारे कंट्रोल में है तो तनाव कम होता है, भले ही असल में कंट्रोल कम ही क्यों ना हो। और अगर हमें लगता है कि हम बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो तनाव बढ़ जाता है। ये कंट्रोल वाली बात तो काफी अहम लगती है। शायद इसीलिए जब हम चीजों को टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो तनाव बढ़ता है, क्योंकि लगता है कि चीजें हाथ से निकल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, समय का सही मैनेजमेंट ना कर पाना और टालमटोल करना इसी से जुड़ा है। जब काम इकट्ठा हो जाता है तो वो नियंत्रण खोने का एहसास बढ़ता है और तनाव हावी होने लगता है। सही है। इसी तरह अवास्तविक उम्मीदें रखना, चाहे वो खुद से हो, जैसे मुझे हमेशा परफेक्ट ही रहना है, या दूसरों से, ये भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो निराशा होती है और फिर तनाव। और हाँ, आजकल एक और बड़ा कारण है अपनी तुलना लगातार दूसरों से करना, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में। ये एक नया और काफी शक्तिशाली स्ट्रेस का सोर्स बन गया है। हाँ, ये तो है। और शारीरिक कारणों को भी नहीं भूलना चाहिए, है ना? जैसे आपने कहा, नींद पूरी ना होना। आजकल लोग नींद को बहुत नजरअंदाज करते हैं, लेकिन क्या इसका तनाव से सीधा कनेक्शन है? और बहुत गहरा कनेक्शन है। नींद की कमी, खासकर अगर ये लगातार हो, तो शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसका लेवल बढ़ा देती है। ओह! तनाव महसूस करने लगता है। कुछ रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि सिर्फ नींद कितनी देर ली, यही नहीं, बल्कि नींद की क्वालिटी,
खासकर रैम स्लीप में अगर बाधा आती है तो वो इमोशनल बैलेंस को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाती है। अच्छा। और हाँ, हार्मोनल बदलाव या खराब न्यूट्रिशन या कोई लंबी बीमारी चल रही हो, ये सब भी तनाव के लेवल को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुए कारण, लेकिन एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, क्या हर तरह का तनाव बुरा ही होता है? कई बार ऐसा लगता है ना कि थोड़ा बहुत प्रेशर या चैलेंज तो हमें बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसका जवाब है नहीं, सारा तनाव बुरा नहीं होता। साइकोलॉजी में 2 तरह के तनाव की बात होती है, यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। हाँ। यू स्ट्रेस वो पॉजिटिव तनाव है जो हमें मोटिवेट करता है, हमें एनर्जी देता है, बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है। जैसे किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन से पहले का एक्साइटमेंट या कोई नई नौकरी के पहले दिन की हल्की घबराहट। हाँ। ये हमें फोकस करने और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। ये थोड़े समय के लिए होता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। ठीक है। समस्या तब शुरू होती है जब तनाव डिस्ट्रेस बन जाता है, यानी नेगेटिव, हानिकारक तनाव। ये तब होता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो, लंबे समय तक बना रहे और हमें लगने लगे कि भाई अब ये हमसे संभाल नहीं पाएगा। ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालता है। यही वो तनाव है जिसके बारे में हम ज्यादातर बात करते हैं और जिससे निपटने की जरूरत होती है। लंबे समय तक रहने वाला डिस्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है और एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। तो फिर ये यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस, इनके बीच की लाइन कहाँ है? हम कैसे पहचाने कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो अब फायदेमंद नहीं रहा बल्कि सेहत के लिए खतरा बन रहा है? इसके लक्षण क्या होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम शुरुआती लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं। तनाव के लक्षण शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी और व्यवहारिक भी, तीनों लेवल पर दिख सकते हैं। अच्छा। शारीरिक लक्षणों में देखें तो लगातार सिर दर्द रहना, खासकर गर्दन और कंधों में जकड़न या दर्द महसूस होना, बिना किसी खास वजह के थकान महसूस होना, पाचन संबंधी समस्याएं जैसे पेट में गड़बड़, एसिडिटी, कब्ज रहना और नींद में परेशानी, या तो नींद ना आना या फिर बहुत ज्यादा सोना। कभी कभी दिल की धड़कन का बेवजह तेज होना भी एक संकेत हो सकता है। फिर मानसिक और भावनात्मक लक्षणों की बात करें तो चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, मूड स्विंग्स होना, किसी काम में ध्यान न लगा पाना, चीजें भूल जाना, छोटे मोटे फैसले लेने में भी दिक्कत महसूस करना। हाँ, ये होता है। लगातार चिंता या बेचैनी महसूस करना, उदासी, निराशा या अकेलापन महसूस करना, किसी भी चीज में मन न लगना या पहले जिन चीजों में खुशी मिलती थी उनमें अब न मिलना। और व्यवहार में कैसे दिखता है ये? व्यवहारिक लक्षणों में खाने की आदतों में बदलाव आ जाता है, या तो इंसान बहुत ज्यादा खाने लगता है जिसे कंफर्ट ईटिंग कहते हैं, खासकर अनहेल्दी चीजें, या फिर बिल्कुल भूख मर जाती है। सामाजिक रूप से कट जाना, लोगों से मिलने जुलने से बचना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना या काम टालना, और कुछ लोग तनाव से डील करने के लिए शराब या दूसरी नशीली चीजों का सहारा लेने लगते हैं, जो कि स्थिति को और बिगाड़ देता है। अगर इनमें से कई लक्षण एक साथ महसूस हो रहे हैं और कुछ हफ्तों से ज्यादा समय से बने हुए हैं, तो ये एक संकेत है कि तनाव हानिकारक लेवल पर पहुंच चुका है और अब मदद लेने की जरूरत है। ये लक्षण तो काफी सारे हैं और शायद हम में से कई ने कभी न कभी इनमें से कुछ महसूस भी किए होंगे। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। अगर कोई इन लक्षणों को पहचान लेता है तो इससे निपटा कैसे जाए? तनाव को मैनेज करने के, इसे कम करने के क्या तरीके हैं जो वाकई काम करते हैं? हाँ, और अच्छी बात यह है कि तनाव को मैनेज करना बिल्कुल संभव है और इसके लिए कई कारगर रणनीतियां मौजूद हैं। अब देखिए, कोई एक तरीका शायद सबके लिए काम ना करें, लेकिन कुछ ऐसी सिद्ध तकनीकें हैं जिन्हें अपनाकर बहुत फर्क देखा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन तकनीकें। इसमें ध्यान, मेडिटेशन और प्राणायाम यानी सांस लेने के कंट्रोल्ड अभ्यास शामिल हैं। ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर रोजाना बस 10-15 मिनट गहरी धीमी सांस लेने का अभ्यास या किसी शांत जगह बैठकर अपने विचारों को बिना जज किए बस देखना, ये भी मन को शांत करने और तनाव की प्रतिक्रिया को कम करने में बहुत बहुत प्रभावी हो सकता है। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाते हैं और वो जो अलर्ट मोड है ना, उसे बंद करने में मदद करते हैं। ठीक है। दूसरा है नियमित शारीरिक गतिविधि या रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, दिमाग के लिए भी उतनी ही जरूरी है। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन जैसे फील गुड केमिकल रिलीज करता है, जो मूड सुधारते हैं और तनाव कम करते हैं।
हाँ, एंडोर्फिन। हाँ, और साथ ही ये स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। रोजाना बस 30 मिनट की तेज चाल या योग, डांस या कोई भी खेल जो आपको पसंद हो, काफी फायदेमंद हो सकता है। और नींद का तो आपने बताया ही। बिल्कुल। तीसरा, पर्याप्त और अच्छी नींद लेना। जैसा हमने पहले बात की, नींद और तनाव का गहरा नाता है। तो एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाना, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना और सोने के लिए एक शांत माहौल बनाना, ये बहुत जरूरी है। ये तो हुए शारीरिक और मानसिक स्तर पर काम करने वाले तरीके। लेकिन क्या सामाजिक या भावनात्मक स्तर पर भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल। चौथा महत्वपूर्ण तरीका है सामाजिक समर्थन, सोशल सपोर्ट और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। अपनी चिंताओं और परेशानियों को किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या पार्टनर के साथ शेयर करने से मन का बोझ वाकई हल्का होता है। हाँ, ये तो है। कई बार तो सिर्फ अपनी बात कह देना ही बहुत राहत दे देता है। और अगर किसी से कहना मुश्किल लगे तो डायरी लिखना भी भावनाओं को प्रोसेस करने और तनाव कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। खुद को आइसोलेट कर लेना तनाव को और बढ़ाता है। सही कहा। और पांचवा तरीका? पांचवा है सीमाएं तय करना सीखना, सेटिंग बाउंड्रीज। ये आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी हो गया है। चाहे वो काम के घंटे हों या सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या फिर नेगेटिव लोगों या खबरों से दूरी बनाना हो, हर चीज के लिए हाँ कह देना या अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेना, ये सीधा सीधा तनाव को दावत देना है। ये ना कहना सीखना शायद बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता होगा। होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये जरूरी है। और छठा तरीका है समय प्रबंधन और प्राथमिकता तय करना, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। जब हमें लगता है कि हमारे पास बहुत काम है और समय कम है तो तनाव बढ़ता है। तो अपने कामों की लिस्ट बनाना, उन्हें इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना, बड़े कामों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना, ये सब तकनीकें हमें कंट्रोल का एहसास दिलाती हैं और काम के बोझ को कम करती हैं। इससे वो टालम टोल वाली आदत भी कम होती है। ये दिलचस्प है कि ये तरीके कितने प्रैक्टिकल हैं। मतलब ध्यान और व्यायाम से लेकर सिर्फ ना कहना सीखने तक। ऐसा लगता है कि तनाव प्रबंधन कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस है जिसमें लगातार छोटे छोटे बदलाव करने होते हैं। कोई जादू की झड़ी नहीं है, बल्कि अपने देखभाल के प्रति सजग रहना है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक सतत प्रक्रिया है। एक सवाल और मन में आ रहा है, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव से जूझता है तो क्या उसके लिए वापस नॉर्मल महसूस करना, वो मानसिक शांति पाना संभव है? क्या दिमाग और शरीर इस लगातार अलर्ट मोड से बाहर आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल संभव है। ये उम्मीद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, मानव शरीर और मन में एक अद्भुत लचीलापन होता है जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव के कारणों को समझना शुरू करता है, अपनी जरूरतों और सीमाओं को पहचानता है और सक्रिय रूप से स्ट्रेस मैनेजमेंट की तकनीकों को अपनाता है, तो धीरे धीरे सिस्टम वापस संतुलन में आने लगता है। अच्छा। इसमें समय लग सकता है और ये रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। मतलब बीच बीच में मुश्किल दिन आ सकते हैं, पुराने पैटर्न वापस हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लगातार कोशिश, धैर्य और सबसे जरूरी खुद के प्रति थोड़ी नरमी, जिसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं, उसके साथ मानसिक शांति वापस पाई जा सकती है। ये एक यात्रा है, कोई फिक्स्ड मंजिल नहीं। महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि तनाव का अनुभव करना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। यह सिर्फ एक संकेत है कि हमें अपनी देखभाल पर ध्यान देने की जरूरत है, शायद अपनी प्राथमिकताओं को बदलने की जरूरत है। ये खुद को बेहतर समझने का एक मौका भी हो सकता है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये कह सकते हैं कि तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, शायद रहेगा भी, लेकिन ये कोई ऐसी ताकत नहीं है जिसके आगे हम बिल्कुल बेबस हों। इसे समझना, इसके संकेतों को पहचानना और सही रणनीतियों का इस्तेमाल करके इसे मैनेज करना, ये हमारे हाथ में है। हाँ, काफी हद तक। चाहे वो माइंडफुलनेस हो, एक्सरसाइज हो, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना हो, सीमाएं तय करना हो या फिर समय को बेहतर तरीके से संभालना हो, ये सब वो टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। मतलब नियंत्रण हमारे पास है। बिल्कुल सही कहा आपने, नियंत्रण हमारे पास है। और शायद एक आखिरी बात सोचने के लिए कि क्या तनाव हमेशा सिर्फ एक दुश्मन है जिसे हमें मिटाना ही है, या कभी-कभी खासकर वो डिस्ट्रेस वाला तनाव एक तरह का संदेशवाहक भी हो सकता है? संदेशवाहक कैसे? मतलब क्या वो हमें ये इशारा कर रहा है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो हमारे लिए ठीक नहीं है?
शायद काम का बहुत ज़्यादा बोझ या कोई रिश्ता या हमारी अपनी सोच का कोई पैटर्न और जिस पर हमें ध्यान देने या जिसे बदलने की ज़रूरत है। शायद तनाव को सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह ना देखकर एक फीडबैक सिस्टम की तरह देखना हमें अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सार्थक और संतुलित बनाने में मदद कर सकता है। क्या कहते हैं? वाह, ये बहुत ही विचारणीय नुक्ता है, तनाव एक फीडबैक सिस्टम। उम्मीद है कि आज की यह गहन चर्चा सुनने वालों के लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके किसी जानने वाले के काम आ सकती है जो शायद तनाव से गुजर रहा हो, तो इसे उनके साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि तनाव का अनुभव भले ही आम हो, पर उसे समझने और संभालने के सही तरीके जानना बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें।